डबल बॉन्ड कार्बन पर हैवी अपोजिट ओरिएंटेशन पे लगे हुए हों तो इन्हें बोलते हैं ट्रांस। ये ध्यान रखना, ये बहुत जगह काम आएगा। और जब दोनों हैवी एक ही तरफ लगे हुए हों, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो उसे सिस कहते हैं। इन्हें हम लोग ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बोलते हैं, सिस ट्रांस आइसोमर्स को। एनांशियोमर्स मिरर इमेजेस हैं, बट आप इसे ओवरलैप नहीं कर सकते, ये शर्त है। आपने ये डायग्राम देखा भी है, और अगर आपको याद हो तो ये एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, यही पर्टिकुलर डायग्राम। आपसे यही तीन रख के बोल देते हैं और पूछते हैं बताओ भाई कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर है, कौन सा आपका स्टीरियो आइसोमर है, बस कार्बन के नंबर भी इंक्लूड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ये कार्बन नंबर 4 पर एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। अब आई होप तुम में से किसी को ये भी याद होगा कि ये भी एग्जाम में आया हुआ डायग्राम में, डी मैनोज ग्लूकोज, ये दोनों एपिमर हैं कार्बन नंबर 2 पर। कार्बन नंबर 2 दोनों का बस OH ग्रुप का ओरिएंटेशन है, बाकी सब सेम है। जबकि गैलेक्टोज और ग्लूकोज ये कार्बन नंबर 4 के एपिमर्स हैं। एनोमेरिक कार्बन, जब हम लोग सपोज रिंग फॉर्म की बात करते हैं तो रिंग फॉर्म में रिंग का पहला कार्बन, जो असल में कार्बन का C डबल बॉन्ड O से इंटरेक्ट करने में हेल्प करता है बाद में, ये बॉन्ड बड़ा क्रूशियल है। इस पहले वाले कार्बन को हम लोग एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। इस कार्बन पर जो OH ग्रुप लगा हुआ है यही डिसाइड करेगा कि अल्फा फॉर्म मिलेंगी या बीटा फॉर्म मिलेंगी। नॉर्मली अगर छठा कार्बन रिंग से बाहर है तो नीचे अगर OH बनाया गया है तो दिस इज अल्फा। अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ OH बनाया जाता है तो इसे आप बीटा बोलोगे। आगे चल के आप पाओगे कि अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि DNA में जब बेसिस से जुड़ने के लिए शुगर आती है वो बीटा फॉर्म वाली आती है। सिमिलरली जो आप बात करते हो कि ग्लाइकोजन वगैरह में जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं स्टार्च में, इसमें अल्फा ग्लूकोज इस्तेमाल होती है। जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बीटा फॉर्म में रहते हैं जनरली वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट करते हैं, ग्लूकोज की बात कर रहा हूं मैं। बीटा ग्लूकोज स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं और अल्फा ग्लूकोज आपकी एनर्जी की डिमांड पूरी करते हैं। है दोनों वाली, तो इन्हें हम लोग एनोमेरिक कार्बन भी कहते हैं। ये कुछ डायग्राम दे रखा था जो फिलहाल डिटेल के लिए नहीं चाहिए मुझे। हेमिएसिटल और हेमिकीटल बॉन्ड, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जब कभी पहला कार्बन कार्बन नंबर 4 के OH ग्रुप से बाइंड करना चाहेगा तो जो ये सर्कल बनाने के लिए जो बॉन्ड बना है इसी को बोलते हैं हम लोग हेमिएसिटल या हेमिकीटल। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्योंकि एल्डो ग्लूकोज है, मतलब ये एक एल्डो हेक्सोज है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो जब कभी यहां पर ये ग्रुप बनेगा तो इसे हम लोग हेमिएसिटल बॉन्ड कहेंगे। अगर ये सर्कल की फॉर्मेशन होती फ्रक्टोज में तब इसे हम लोग हेमिएसिटल बॉन्ड नहीं कहते, क्योंकि ग्लूकोज में तो पहला वाला कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन है ये एल्डिहाइडिक फॉर्म में है, लेकिन फ्रक्टोज में ये कीटोनिक फॉर्म में होता है। तो जब कीटोनिक कार्बोनिल कार्बन इस बॉन्ड को बनाएगा तो उसे हम लोग हेमिकीटल बॉन्ड बोलते हैं, जो कि सर्कुलेशन के जरूरी है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि अगर मैं कुछ रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करूं जैसे कि फेरस है या कॉपर है, कुप्रिक आयन, ये दोनों के दोनों आपने फीलिंग्स रिएजेंट के रूप में भी देखे होंगे। कभी 12th क्लास में कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर मोनोसैकेराइड उसमें अवेलेबल है, इसको डालने पर फिर रंग चेंज होता है, ब्रिक रेड कलर। ये ब्रिक रेड कलर केवल रिड्यूसिंग शुगर ही कर सकती हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर, देखो अभी ये जो हमने डायग्राम देखा, इस हेमिएसिटल बॉन्ड में या हेमिकीटल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन के पास, तो जब कभी इन्हें गर्म किया जाएगा Fe3 पॉजिटिव के प्रेजेंस में या फिर Cu2 पॉजिटिव के प्रेजेंस में, तो ये आयंस वहां से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉन लेकर के ये ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, सॉरी रिड्यूस हो जाते हैं। और इसीलिए जिन शुगर ने इनको रिड्यूस किया उन शुगर को हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। लेकिन ये एबिलिटी केवल उनमें है जिनमें ये कार्बन नंबर 1 फ्री है, तो हीट देने पर ये खुल सकता है। अगर इसे मैं किसी और जगह कोवेलेंट बॉन्ड में एंगेज कर दूं किसी और के साथ, तब नहीं खुलने का ये। इसलिए केवल मोनोसैकेराइड्स सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। डाइसैकेराइड में केवल 2 मॉलिक्यूल में से एक, जैसे अगर मैं कहूं कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ये है आपका कार्बन नंबर 1 और इससे जुड़ा हुआ दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये कार्बन नंबर 1,
तो रिंग का कार्बन नंबर 1 अगर फ्री है तभी वो खुल सकता है और तभी वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखा सकता है। तो ये है रिंग नंबर 1 और ये है रिंग नंबर 2। तो रिंग नंबर 2 का कार्बन नंबर 1 ये किसी बॉन्ड से इन्वॉल्व नहीं है, इट कैन बी ओपन और ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी दिखा सकता है। लेकिन रिंग नंबर 1 का कार्बन नंबर 1 यहां पर एक ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड में इन्वॉल्व है जो कि कोवलेंट बॉन्ड है, ये नहीं खुलेगा। लेकिन मोनोसैकेराइड तो खुले रहते हैं हमेशा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो मोनोसैकेराइड सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट्स है और डाइसैकेराइड में 2 शुगर में से एक रिड्यूसिंग कर सकती है। एक्सेप्शन है उसका सक्रोज। सक्रोज में एक मॉलिक्यूल जो जुड़ रहा है ये फ्रक्टोज है और दूसरा मॉलिक्यूल जो जुड़ा हुआ है ये ग्लूकोज है। तो ये जुड़ते इस तरीके से हैं कि कार्बन नंबर 1 इसका और इसका भी रिंग का जो पहला कार्बन है जो कि असल में 2 होता है, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं उलट करके। तो इसलिए दोनों के ही एनोमेरिक कार्बन जो ये इन्वॉल्व थे इस जगह पर, ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ गए हैं। इसलिए दोनों में से कोई सा भी ओपन नहीं होने का, इसलिए हम इसे इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। सक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज ये कॉमन डाइसैकेराइड है। सक्रोज आप डेली अपनी चाय में डाल के पीते हो, गन्ने से मिलता है। कोई और प्लांट का नाम बताओगे मुझे जिससे सक्रोज मिल सकता हो? एनीवन? कोई और प्लांट जिससे सक्रोज मिल जाता हो? जल्दी से माइक खोलो, बोलो। शुगर बीट, यस शुगर बीट एक एग्जांपल है। और कोई? ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा ये इस बात का एग्जाम्पल है कि हम पढ़ाई को कितनी तिजोरियों में बंद करके रखते हैं। अगर हम इस ज्ञान को तिजोरी में बंद करके, जी बोलिए क्या बोल रहे हैं? तभी से मिलता है हर एक प्लांट। एग्जैक्टली इंडिड। अगर हम इस ज्ञान को इतना बांध के ना रखें तो फिर हमारी आंखें देखने को देखती हैं कि भाई सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में, जिसे हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, वहां मिलते हैं एटीपी और एनएडीपीएच। फिर डार्क रिएक्शन में, जिसे आप C3 पाथवे बोलते हो, ये एटीपी एनएडीपीएच कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं और इनसे मिलता है मुझे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जुड़ करके ग्लूकोज बनते हैं। ग्लूकोज को आइसोमराइज किया जाता है फ्रक्टोज के रूप में। फिर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज जुड़ के बनते हैं सक्रोज, और फिर सक्रोज है जो पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, सभी प्लांट्स में, चाहे फिर वो नीम का पेड़ क्यों ना हो, या फिर करेला, या फिर घास। यानी कि एवरी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैज दिस एबिलिटी टू प्रोड्यूस सक्रोज। अब वाई गन्ना, वाई नॉट नीम का पेड़? क्योंकि गन्ने में शुगर की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा है और दूसरे उसमें दूसरे कोई ऐसे इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपके शुगर के टेस्ट को खराब करें, इसलिए हमारा फेवरेट क्रॉप है गन्ना। आप में से किसी ने कभी शुगर बीट की चीनी नहीं खाई होगी, या खाई है किसी ने शुगर बीट की चीनी, जो मीठी चुकंदर होती है उसकी चीनी? जो कभी, देखो हमारे यहाँ पर गन्ना अच्छा है, यूएस में यूरोप में काफ़ी जगह पे चुकंदर वाली ही चीनी खाई जाती है। अब तो खैर जो गन्ने वाली शुगर है ज़्यादातर जगह आराम से पहुँचती है, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली मिल जाती है। बट आज ही बहुत कंट्रीज़ में शुगर बीट की चीनी इजीली अवेलेबल है, और पहले तो केवल वही अवेलेबल थी। उसमें एक तीखापन है, मतलब जिसने गन्ने वाली चीनी खा रखी है वो जानता है कि वो उसमें थोड़ी सी कड़वाहट है हल्की सी, क्यों? शुगर बीट की तरफ से कड़वाहट आ रही है वो। तो गन्ना एक बड़ी अच्छी क्रॉप है इस मामले में। आई होप तुम्हारी तिजोरी खुली होगी ज्ञान की। लैक्टोज, लैक्टोज भी तो ऐसे ही वर्ड है एक, तिजोरी में बंद। लैक्टोज आप पढ़ते हो लैकोप्रोन में। लैक्टोज आप हर रोज खेल रहे होते हो, सुबह शाम रात दिन, कभी चाय के रूप में, कभी कॉफी के रूप में, कभी दूध के रूप में। फिर भी हम लोग लैक्टोज को बड़ा अनजाना सा मानते हैं। लैकोप्रोन के सामने आते तो घुटने देते हैं। जब लैकोप्रोन में लैक्टोज पढ़ते हैं कि लैक्टोज विल कम, इट विल कन्वर्ट टू एलो लैक्टोज, हम ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे कि हम लोग एलियंस के बारे में बात कर रहे हैं। लैक्टोज, वाओ, ये वही लैक्टोज है जो आपके दूध में है। माँ के दूध में भी लैक्टोज मिलता है। लैक्टोज के साथ एसोसिएटेड बात, क्योंकि लैक्टोज दूध में है, तो जब दूध की हम दही जमाते हैं तो बैक्टीरिया इस शुगर को खाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि बैक्टीरिया शुगर को खा जाए हम दही खा जाते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया धीरे धीरे काम कर रहा है। तो बैक्टीरिया
जनरली 24 आवर्स के अंदर उस शुगर को कुछ एसिड्स में कन्वर्ट करता है, जैसे कि लैक्टिक एसिड, जिससे दही का टेस्ट डेवलप होता है। अगर आप दही को छोड़ दो तो देखना आप दही का टेस्ट गायब हो जाएगा और वो और ज़्यादा सड़ती जाएगी, बहुत एसिडिक हो जाएगी, क्योंकि वो शुगर और टूटते जा रहे हैं। दूध हमारी डाइट का एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, और हम लोगों ने पाया कि लैक्टोज एक और मामले में खास है। लैक्टोज में बीटा शुगर्स हैं। लेट्स सी अ डायग्राम लैक्टोज का, तो शायद तुम नोटिस कर पाओ। इसी को देख लें जैसे मैं बाईपास कर रहा था। इसमें आपके पास ये मोनोसैकेराइड्स हैं सारे, हमें चाहिए डाइसैकेराइड। ओके, आगे भी मिल जाएगा मुझे, लेकिन मैं अभी देखना चाह रहा हूँ उसको, अगर हमने कहीं डायग्राम पीछे छोड़ा है तो। सक्रोज, माल्टोज, ओके, लैक्टोज का भी इसमें डायग्राम नहीं आया। एनीवे, तो लैक्टोज में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का नाम है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नॉर्मली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बट फिर हमारी बॉडी में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं इंटेस्टाइन में, जो एंजाइम इस पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। इस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि बैक्टीरिया मिलता है, और हमारे इंटेस्टाइन में इसे लैक्टेज भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लैक्टेज एंजाइम बनना बंद हो गया बॉडी में, तो अगर ये बनना बंद हो जाएगा तो जब इंसान दूध पिएगा तो दूध का लैक्टोज वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन आपके माउथ से शुरू होकर के स्टमक फिर इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। खाने में से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की क्षमता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर कोई खाने का मटेरियल ऐसा है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होगा, और वो इंटेस्टाइन को पार करता करता लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंच जाएगा जहां बैक्टीरिया बैठे हुए हैं। तो अगर लैक्टेज एंजाइम नहीं बनता तो लैक्टोज अनडाइजेस्टेड फॉर्म में लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा, बैक्टीरिया उसे यूज करेंगे अब, और बैक्टीरिया पार्टी बनाएंगे, और इस पार्टी के रूप में जो बाय प्रोडक्ट के रूप में वो एसिड्स गैस प्रोड्यूस करेंगे, उससे बेचारे इंसान को बदहजमी हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। यूरोपियन पॉपुलेशन में ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो दूध की डाइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, बचपन से हम लोग दूध पीते ही आ रहे हैं। लेकिन यूरोप में जनरली बहुत कंट्रीज़ के अंदर दूध की डाइट लाइफ का बड़ा पार्ट नहीं है। एनीवे, ये आपके पास डायग्राम है जहाँ पे माल्टोज का डायग्राम है। अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसिल जुड़े हुए हैं 1,4 लिंकेज के द्वारा डी ग्लूकोपायरानोज से, दोनों अल्फा हैं। ये जो पायरानोज वर्ड इस्तेमाल कर रखा है ये इस रिंग के लिए है। जब 6 मेंबर रिंग होता है तो उसे हम पायरानोज कहते हैं। लैक्टोज में बीटा डी गैलेक्टोपायरानोसिल और डी ग्लूकोज पायरानोज। तो यहाँ पे एक गैलेक्टोज का मॉलिक्यूल और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, लेकिन बॉन्ड जो है वो बीटा 1,4 है, क्योंकि यहाँ शुगर बीटा है। बीटा शुगर्स को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती, ये एक्सेप्शन है एक बस। सक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसिल और बीटा डी फ्रक्टोज फिरोनोसाइड, जो ये 5 मेंबर का रिंग है इसे फिरोनोस कहते हैं, और 6 मेंबर के रिंग को हम पायरानोस कहते हैं। तो पॉलीसैकेराइड सर्व एज एनर्जी स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल मटेरियल, जो हमने अभी देख लिया है। और इंडेड हमें एक तो इनके कुछ ये याद रहना चाहिए कि भाई कौन सा पॉलीमर किसका बना हुआ है। एमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इसकी हम बात कर चुके हैं कि कौन सा बीटा ग्लूकोज का है, कौन सा अल्फा का। हमें काइटिन भी याद होना चाहिए। काइटिन बना हुआ है बीटा 1,4 बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए GLC नेक, फुल फॉर्म होती है इसकी एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। GLC का मतलब है ग्लूकोज, एन ही रहता है, AC का मतलब है एसिटाइल। उल्टा पढ़ते हैं, पीछे वाले हिस्से को पहले, आगे वाले हिस्से को बाद में। एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। डेक्स्ट्रन पेप्टाइडोग्लाइकन जो बैक्टीरिया में आप पढ़ते हो, जिसमें MUR2AC ये मुरामिक एसिड है, और GLC नेक एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, जिन्हें आप नेग नेम के रूप में भी जानते हो। एग्रोज आपने देखा होगा या सुना होगा कभी, जेल आप जो इस्तेमाल करते हो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसे हम लोग क्रोमेटोग्राफी में भी इस्तेमाल करते हैं। ये भी
गैलेक्टोज और एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हायालुरोनेट आपके बॉडी में बड़ा इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स है। तो ये भी डिफरेंट तरह के कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है। तो जो आप जानते हो उसके अलावा जो बाकी नहीं जानते उनके बारे में पता होना चाहिए। काइटिन एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। एग्रोज और पेप्टाइडोग्लाइकन ये कॉमन सेंस है तुम्हारी। डेक्स्ट्रन भी पूछा जाता है कि तुम्हें ये याद रहे। ये टेबल जो है लाइनेंजर का ही है आपके पास, आई थिंक आपने देख भी लिया होगा अब तक आपकी किताब में। देन लैक्टोज इंटॉलरेंस की बात हम लोग कर ही चुके हैं, सभी को नहीं होती बिल्लियों को नहीं होती। टॉर्शन एंगल्स की जब हम बात करते हैं तो हमें जनरली टॉर्शन एंगल वर्ड सुन करके याद आता है पेप्टाइड्स, फाई साई ओमेगा, या फिर हमें याद आता है डीएनए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा वाले जो आते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट में भी टॉर्शन एंगल है। कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर भी तो मुड़ सकते हैं ना। इसमें जो एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है यहां पर है फाई और काई। सिमिलरली अगर कहीं ब्रांचिंग हो रखी है तो फिर 3 आ जाएंगे टॉर्शन एंगल, फाई काई और ओमेगा। जो कार्बोहाइड्रेट कैसे मुड़ेगा पॉलीमर ये उसको डिफाइन करेंगे। हालांकि ये वेल कैरेक्टराइज्ड नहीं है, लेकिन याद रखना कि कार्बोहाइड्रेट इतने डाइवर्स हैं कि समझना मुश्किल है। बट हमें इतना मालूम पड़ चुका है कि ये हल्के में लेने वाली चीज नहीं है। तमाम तरह के कार्बोहाइड्रेट के रिसेप्टर्स आमतौर पर वायरस के रिसेप्टर्स, बैक्टीरिया के रिसेप्टर्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पे कई तरह के केमिकल्स भी लगे होते हैं और कार्बोहाइड्रेट कई और भी इस्तेमाल है। जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर में जब हम लोग आर्टिफिशियल सीड बना रहे होते हैं तो उसमें जो एल्जीनेट इस्तेमाल करते हैं वो एल्जीनेट भी कार्बोहाइड्रेट है जो कि मैरिन ब्राउन एल्गी से हमें मिलता है। एग्रोज, अगार अगार, एग्रोपेक्टिन, ये सब एक ही चीज से मिलने वाले लेस प्यूरिफाइड मोर प्यूरिफाइड। जैसे अगर मैं गेहूं को पीस करके आटा बनाऊं तो ऐसे ही रोडोफाइसी जो रेड एल्गी है उसे डायरेक्टली पीस करके हल्का सा छान करके जो आटा मिलेगा मुझे उसे हम बोलते हैं अगार अगार, जिसको जो हम लोग सोलिडिफाइंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल कल्चर मीडियम्स में। अगर मैं इस अगार अगार को और प्यूरिफाई कर लूं, जैसे कि आप गेहूं के आटे को और प्यूरिफाई करके मैदा बना लो उससे, तो सेम ऐसे ही अगार अगार को और प्यूरिफाई करके मुझे मिलता है एग्रोज एंड एग्रोपेक्टिन। एग्रोज आप जानते हो ये मॉलिक्यूलर स्टडीज में इस्तेमाल किया जाता है, डीएनए जैसे मॉलिक्यूल्स को आइसोलेट करने के लिए, बड़े प्रोटीन्स को भी। ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेंस जिन्हें हम लोग प्यार से गैक्स भी कहते हैं, GAGs, यहीं से नाम से हाय हेलो कर लो। ये आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। मतलब ये कह लो कि अगर कोई टीचर तुम्हारे कान खींचता है, कान टूट के तुम्हारे उसके हाथ में नहीं आते, तुम्हारा जो स्किन है वो चिपकी रहती है एक साथ, तुम 10 ट्रिलियन सेल के बने हुए हो लेकिन फिर भी शीशे में खड़े होकर के बोलते हो मैं। ये सब इसलिए क्योंकि आपकी सेल्स को चिपकाने वाला, आपकी बॉडी को जोड़ने वाला जो गम है, वो खुशी गम वाला नहीं, जो चिपकाने वाला गम है वो है गैग, ग्लाइकोज अमीनो ग्लाइकेंस। एग्जाम्पल इसके हेपरिन है, हायालुरोनेट है, कॉन्ड्रोटिन, कैराटिन सल्फेट, डर्माटिन सल्फेट। ये अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं। आपकी बॉडी को जॉइंट्स को जोड़े रखते हैं। आपकी आंख के अंदर का जो लिक्विड है बॉल में, आई बॉल में, वो ये है। आपके जो जॉइंट्स जितने भी हैं उन जॉइंट्स में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो ऑयल नहीं, कार्बोहाइड्रेट है ये सब। तो ये बहुत काम की चीजें हैं सारी। आपकी जो आरबीसीज होती हैं, मतलब जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, मैं तो पॉजिटिव हूं, तुम में से कोई बी नेगेटिव भी होगा जरूर पक्का। तो ये जो हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, आरबीसी के सरफेस पर कार्बोहाइड्रेट निकले हुए हैं और लास्ट टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है उसी के नाम पर हम डिसाइड करते हैं कि दिस इज ए ब्लड ग्रुप या दिस इज बी ब्लड ग्रुप, या ये ए बी बोथ है या ये ओ है। और इसके अलावा RH पॉजिटिव है या RH नेगेटिव है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़ने के लिए प्रोटीन के जीन अमीनो एसिड का इस्तेमाल करते हैं। उनमें सबसे फेमस है सीरीन, थ्रियोनिन और एस्पाराजिन। अगर सीरीन या थ्रियोनिन का इस्तेमाल किया है तो इसे बोलते हैं ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, क्योंकि सीरीन या थ्रियोनिन में जो ओ लगा हुआ है उसी पर आकर कार्बोहाइड्रेट ऐड होते हैं। लेकिन एस्पाराजिन में और नहीं है इस पोजीशन पर, वहां नाइट्रोजन है। तो जब एस्पाराजिन पर कार्बोहाइड्रेट ऐड होते हैं तो उसे बोलते हैं एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन।
ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होने वाला इवेंट है, एनलिंक्ड, और ऑल लिंक्ड आपकी गोल्जी बॉडी में पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन का पार्ट है। और ग्लाइकोप्रोटीन्स ऐसे ही बनते हैं, पहले प्रोटीन बनेगा फिर कार्बोहाइड्रेट जुड़ेंगे। इनमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स आपके सेल माइग्रेशन में इन्वॉल्व हैं। कुछ लिपिड्स पर भी कार्बोहाइड्रेट ऐड किए जाते हैं, जैसे गैंग्लियोसाइड्स का नाम सुना होगा आपने, फैब्रिज डिजीज में, न्यूमैन पिक्स डिजीज में। आपके जितने भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके सरफेस पर गैंग्लियोसाइड्स असल में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स लगे हुए लिपिड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्फिंजोमाइलिन्स, ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स बैक्टीरिया में भी मिलते हैं। बैक्टीरिया में आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा जैसे कि साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये बैक्टीरिया बड़ा इंटरेस्टिंग है, वैसे बोलना नहीं चाहिए इंटरेस्टिंग है, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टिंग है। जब कभी किसी इंसान को लंबे टाइम तक लो ग्रेड बुखार चलता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बुखार हर रोज आता है, शाम के टाइम उतर जाता है, फिर कभी कभी बीच में दस्त भी हो जाते हैं उसको, डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, दवाई काम ही नहीं कर रही उसके ऊपर कोई, फिर लास्ट में थोड़ी सी उसकी अकल काम करती है और बोलता है अच्छा इसका टाइफॉइड टेस्ट करा लेते हैं। टाइफॉइड का टेस्ट मतलब हम उसका अंदर चेक करना चाह रहे हैं कि कहीं से साल्मोनेला टाइफोमीरियम का तो इन्फेक्शन नहीं है, क्योंकि ये बैक्टीरिया इतना स्मार्ट है कि हमारे बॉडी में रह करके जैसे इम्यून सिस्टम से पहचान लेता है, ये पहचानते ही ऊपर से अपने कार्बोहाइड्रेट हटा देता है और उनको चेंज कर लेगा। समझो कि ये इस तरह का जैसे कि भीड़ में कोई चोर भागा जा रहा है और पुलिस वालों ने पहचान लिया, देख वो लंबे बाल वाला वो है चोर। जैसे उसे मालूम पड़ा कि मुझे पहचाना गया है, वो फटाफट अपनी विग चेंज कर देगा और लाल बाल लगा लेगा अपने सिर पे। पुलिस वाले उसे थोड़ी देर में पहचानेंगे, अच्छा वो लाल बाल वाला है। अब जैसे उसे मालूम पड़ा कि मैं पहचाना गया, वो अपने लाल बाल हटा करके नीले बाल लगा लेगा। तो ये अपने जो बैक्टीरिया की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ये कार्बोहाइड्रेट वाले ग्लाइकोलिपिड्स लगे हुए हैं और इसका नाम है लिपिड ए। इस लिपिड ए के ऊपर जो ये लास्ट के कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसे हम लोग ओ स्पेसिफिक चैन भी कहते हैं, ये सबसे क्रूशियल है हमारे इम्यून सिस्टम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और इसीलिए ये हमारी बॉडी के अंदर बस जाता है और लंबे टाइम तक इन्फेक्शन कोज करता रहता है, और अगर ठीक से ना पहचाने तो ये जानलेवा भी है। अगर कभी भी कोई पॉलीमर एक जैसे मोनोमर का बना हुआ होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग होमोपॉलीमर। अगर वो एक से अधिक टाइप का बना हुआ है तो उसे बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर। ब्रांचिंग या अनब्रांचिंग भी हो सकती है उसके अंदर, डिपेंडिंग हम किसकी बात कर रहे हैं। सेलुलोज को डाइजेस्ट कोई भी कर सकता है ना, सोचते हैं हम लोग। जैसे गाय भैंस घास खा लेती हैं, घास तो हम भी खा लेते हैं यार पालक पत्ते के रूप में, बट हम घास खाने के बाद पचा नहीं सकते। सेलुलर कंपोनेंट जो है उसके साइटोप्लाज्म वगैरह वो तो हम डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन जो उसके फाइबर्स हैं सेल वॉल वाले उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, फाइबर के रूप में वो हमारी पट्टी से बाहर निकल जाते हैं।